We are going to start with the chapter Introduction. इसके अंदर ब्रॉडली हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं. द फर्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द सेकेंड इज सेंट्रल प्रॉब्लम, and the third is PP curve, that is production possibility curve. हमें ये 3 टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं. आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की. इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है. It is a problem of choice that how unlimited wants of different effectiveness is to be satisfied with limited resources of alternative uses. It is a problem of choice that how unlimited wants of different effectiveness is to be satisfied with limited resources of alternative use. क्या मतलब है, ध्यान से देखिए. सबसे कहता है, सबसे पहले उसने एक वर्ड यूज किया, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, हमें चॉइस करनी पड़ती है. ये इस चीज की प्रॉब्लम है. अब क्या चॉइस करनी पड़ती है, इसका जवाब आपको आगे वाली लाइंस में मिलता है. देखिए that how unlimited wants, सबसे पहली चीज आपको पता लगी unlimited wants. देखिए unlimited wants का मतलब क्या होता है. जो इंसानों की wants है, चाहत है, that are unlimited in nature. जैसे ही हमारी कोई want satisfied होती है, immediately हमारी कोई ना कोई दूसरी want arise हो जाती है. प्लीज, human wants are unlimited in nature. As soon as one want is satisfied, another want rises. जब भी आपकी कोई एक वांट सेटिस्फाइड होगी, आपकी कोई ना कोई, जैसे अगर आपने गाड़ी ली, आपने सपोज साइकिल ली तो स्कूटी पे आना चाहोगे, स्कूटी ली तो आप बाइक पे आना चाहोगे, बाइक ली तो आप कार सोचोगे, छोटी गाड़ी ली तो बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी. तो जो ह्यूमन वांट्स है ना, दैट आर अनलिमिटेड इन नेचर. एज सून एज आपकी एक वांट सेटिस्फाई होती है, उसी समय आपकी एक दूसरी वांट राइज हो जाती है. एंड सम वांट्स आर एवर लास्टिंग. एवर लास्टिंग मतलब हमारे मरते दम तक खत्म नहीं हो सकती. रोटी, कपड़ा एंड मकान. जितना अच्छा खाना खा लो, जितने अच्छे कपड़े पहन लो और जितने अच्छे मकान में रह लो, आप हमेशा उससे नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचोगे. तो दीज वॉन्ट्स आर एवर लास्टिंग इन नेचर. सम वॉन्ट्स आर एवर लास्टिंग इन नेचर, लाइक वॉन्ट फॉर फूड, shelter and cloth. Want for food, shelter and cloth. ये want जो है वो क्या है, everlasting in nature. उसके बाद क्या लिखा है, of different effectiveness. क्या वर्ड लिखा है, of different effectiveness. Of different effectiveness का मतलब क्या है, every want is important in itself.
हर वांट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी वांट जो भी आपको अराइज होती है उसकी एक अपनी यूटिलिटी होती है, एक उसका अपना सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। हर वांट अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। इंसान की कोई भी ऐसी वांट नहीं होती जो वो इग्नोर कर सके। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपको घर वालों ने फोन दिलवाया, उसके बाद आप कहते हैं कि लैपटॉप चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी यूटिलिटी होती है आपके पास, जिसको सोच के आप कहते हैं कि हमें लैपटॉप चाहिए। ठीक है, तो हर वांट जो हमारी अराइज होती है, हर वांट की हमारी एक अपनी सेपरेट यूटिलिटी है, उसकी एक अपनी डिफरेंट इफेक्टिवनेस है, एक उसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है। तो एवरी वांट इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। इज टू बी सेटिस्फाइड विद, क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड रिसोर्सेस। आइए सबसे पहले समझते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है। देखिए, हमें पता है रिसोर्सेस आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 तरह के रिसोर्सेस हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द लास्ट वन एंटरप्रेन्योरशिप। 4 तरह के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए हमें इन चारों रिसोर्सेज की जरूरत होती है। कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जिसको आप अवॉइड करके प्रोडक्शन कर सको। अब मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके लिए भी मुझे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, और कोई ना कोई इसका ओनर होगा तो इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा होगा। तो बेसिकली रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? रिसोर्सेज का इकोनॉमिक्स में मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल द 4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी गुड और सर्विसेज। क्या बोला मैंने? ऑल द 4 resources are required to produce goods and services। हमें चारों रिसोर्सेज की जरूरत है। ऑल द 4 रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। एंड किसी भी सोसाइटी के पास चारों चीजें अनलिमिटेड नहीं है। जैसे आप हिंदुस्तान की बात करो, लैंड है, लेबर है, बट उतनी कैपिटल हिंदुस्तान में नहीं है। ठीक है, यूएसए में चले जाओ आप, वहां लेबर की कमी है। तो कोई भी ऐसी सोसाइटी या कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है जहां पर ये चारों के चारों रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो। कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी के अंदर लिमिटेड होते हैं। नो इकोनॉमी, और यू कैन से द सोसाइटी हैज इनफ ऑफ ऑल द 4 रिसोर्सेस। किसी भी सोसाइटी के पास चारों रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है। कहीं ना कहीं रिसोर्सेस की रिस्ट्रिक्शन हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज। ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है कि कोई भी रिसोर्स जो आपके पास है दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल लैंड है, अब लैंड पर आप अपना घर भी बना सकते हो, स्कूल भी बना सकते हो, फैक्ट्री भी बना सकते हो, गार्डन भी बना सकते हो। तो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है अ पर्टिकुलर रिसोर्स कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन purpose. For example, land can be used for constructing house, school, hospital, etc. तो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज यूजेस का मतलब आपको समझ में आ गया। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब यह है कि आप एक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन एक से ज्यादा पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो चीजें हमें प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए वो बड़ी लिमिटेड है, और साथ साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। और प्रॉब्लम यह है कि वांट्स अनलिमिटेड है। अब वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी जेब में 100 रुपए है और आपको खर्चे याद आएंगे 500 रुपए के। तो प्रॉब्लम क्या आ गई कि 100 रुपए कैसे खर्च करूं?
वॉन्ट्स जो है वो 500 रुपए की आ रही है, बट जेब में कितने पड़े, 100 रुपए। तो नाउ यू हैव टू मेक द चॉइसेस कि ये 100 रुपए मैं कौन सी वॉन्ट पे खर्च करूं ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सेम वे दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आप उनका यूटिलाइजेशन कैसे करें ताकि आपकी मैक्सिमम वांट्स सेटिस्फाई हो सके। इसके लिए आपको चॉइस करनी पड़ती है, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है कि यार चल एक काम करते हैं, इस बार ये कर लेते हैं, अगली बार ये कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दैट हाउ अनलिमिटेड वांट्स of different effectiveness is to be satisfied with the limited resources of alternative use। और आपको सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं कि अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या है, दैट वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर, डिफरेंट इफेक्टिवनेस, दैट एवरी वांट इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ, लिमिटेड रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड नो सोसाइटी हैज इनफ ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, एंड ऑल्टरनेटिव यूज दैट अ रिसोर्स कैन बी यूज्ड फॉर more than one purpose। So this is exactly the economic problem, that it is a problem of choice। Choice is what, that how to satisfy the wants। Please note it fast। We are going to start with the chapter Introduction। इसके अंदर ब्रॉडली हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। द फर्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द सेकेंड इज सेंट्रल प्रॉब्लम, एंड द थर्ड इज पीपी कर्व, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हमें ये 3 टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, that how unlimited wants of different effectiveness is to be satisfied with limited resources of alternative uses। It is a problem of choice that how unlimited wants of different effectiveness is to be satisfied with limited resources of alternative use। क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। सबसे कहता है, सबसे पहले उसने एक वर्ड यूज किया, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, हमें चॉइस करनी पड़ती है, ये इस चीज की प्रॉब्लम है। अब क्या चॉइस करनी पड़ती है, इसका जवाब आपको आगे वाली लाइंस में मिलता है। देखिए, दैट हाउ अनलिमिटेड वांट्स, सबसे पहली चीज आपको पता लगी अनलिमिटेड वांट्स। देखिए अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या होता है, जो इंसानों की वांट्स है, चाहत है, दैट आर अनलिमिटेड इन नेचर। जैसे ही हमारी कोई वांट सेटिस्फाइड होती है, इमीडिएटली हमारी कोई ना कोई दूसरी वांट अराइज हो जाती है। प्लीज, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर। As soon as one want is satisfied, another want rises। जब भी आपकी कोई एक वांट सेटिस्फाइड होगी,
आपकी कोई ना कोई, जैसे अगर आपने गाड़ी ली, आपने सपोज साइकिल ली तो स्कूटी पे आना चाहोगे, स्कूटी ली तो आप बाइक पे आना चाहोगे, बाइक ली तो आप कार सोचोगे, छोटी गाड़ी ली तो बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी। तो जो ह्यूमन वांट्स है ना, दैट आर अनलिमिटेड इन नेचर। एज सून एज आपकी एक वांट सेटिस्फाई होती है, उसी समय आपकी एक दूसरी वांट राइज हो जाती है। एंड सम वांट्स आर एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग मतलब हमारे मरते दम तक खत्म नहीं हो सकती। रोटी, कपड़ा एंड मकान। जितना अच्छा खाना खा लो, जितने अच्छे कपड़े पहन लो और जितने अच्छे मकान में रह लो, आप हमेशा उससे नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचोगे। तो दीज वांट्स आर एवर लास्टिंग इन नेचर। सम वांट्स आर everlasting in nature, like want for food, shelter and cloth। want for food, shelter and cloth, ये want जो है वो क्या है, everlasting in nature। उसके बाद क्या लिखा है, of different effectiveness। क्या वर्ड लिखा है, ऑफ डिफरेंट इफेक्टिवनेस। ऑफ डिफरेंट इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, एवरी वांट इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। हर वांट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी वांट जो भी आपको अराइज होती है, उसकी एक अपनी यूटिलिटी होती है, एक उसका अपना सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। हर वांट अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। इंसान की कोई भी ऐसी वांट नहीं होती जो वो इग्नोर कर सके। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपको घर वालों ने फोन दिलवाया, उसके बाद आप कहते हैं कि लैपटॉप चाहिए, तो कहीं ना कुछ उसकी यूटिलिटी होती है आपके पास, जिसको सोच के आप कहते हैं कि हमें लैपटॉप चाहिए। ठीक है, तो हर वांट जो हमारी अराइज होती है, हर वांट की हमारी एक अपनी सेपरेट यूटिलिटी है, उसकी एक अपनी डिफरेंट इफेक्टिवनेस है, एक उसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है। तो एवरी वांट इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। इज टू बी सेटिस्फाइड विद, क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड रिसोर्सेस। आइए सबसे पहले समझते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है। देखिए, हमें पता है रिसोर्सेस आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 तरह के रिसोर्सेस हैं। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द लास्ट वन एंटरप्रेन्योरशिप। 4 तरह के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए हमें इन चारों रिसोर्सेज की जरूरत होती है। कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जिसको आप अवॉइड करके प्रोडक्शन कर सको। मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके लिए भी मुझे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, और कोई ना कोई इसका ओनर होगा जो इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा होगा। तो बेसिकली रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, रिसोर्सेज का इकोनॉमिक्स में मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल द 4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी गुड और सर्विसेज। क्या बोला मैंने, ऑल द 4 resources are required to produce goods and services। हमें चारों रिसोर्सेज की जरूरत है। ऑल द 4 रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। एंड किसी भी सोसाइटी के पास चारों चीजें अनलिमिटेड नहीं है। जैसे आप हिंदुस्तान की बात करो, लैंड है, लेबर है, बट उतनी कैपिटल हिंदुस्तान में नहीं है। ठीक है, यूएसए में चले जाओ आप, वहां लेबर की कमी है। तो कोई भी ऐसी सोसाइटी या कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है जहां पर ये चारों के चारों रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो। कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी के अंदर लिमिटेड होते हैं। नो इकोनॉमी, और यू कैन से द सोसाइटी हैज इनफ ऑफ ऑल द 4 रिसोर्सेस। किसी भी सोसाइटी के पास चारों रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है। कहीं ना कहीं रिसोर्सेस की रिस्ट्रिक्शन हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज। ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है कि कोई भी रिसोर्स जो आपके पास है दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस।
फॉर एग्जाम्पल लैंड है, अब लैंड पर आप अपना घर भी बना सकते हो, स्कूल भी बना सकते हो, फैक्ट्री भी बना सकते हो, गार्डन भी बना सकते हो। तो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है अ पर्टिकुलर रिसोर्स कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पस। फॉर एग्जाम्पल land can be used for constructing house, school, hospital, etc. तो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज यूजेस का मतलब आपको समझ में आ गया। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब यह है कि आप एक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन एक से ज्यादा पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो चीजें हमें प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए वो बड़ी लिमिटेड है और साथ साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। और प्रॉब्लम यह है कि वांट्स अनलिमिटेड है। अब वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी जेब में 100 रुपए है और आपको खर्चे याद आएंगे 500 रुपए के। तो प्रॉब्लम क्या आ गई कि 100 रुपए कैसे खर्च करूं? वांट्स जो है वो 500 रुपए की आ रही है बट जेब में कितने पड़े हैं? 100 रुपए। तो नाउ यू हैव टू मेक द चॉइसेस कि ये 100 रुपए मैं कौन सी वांट पे खर्च करूं ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सेम वे दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आप उनका यूटिलाइजेशन कैसे करें ताकि आपकी मैक्सिमम वांट्स सेटिस्फाई हो सके। इसके लिए आपको चॉइस करनी पड़ती है, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है कि यार चल एक काम करते हैं, इस बार ये कर लेते हैं, अगली बार ये कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि दैट हाउ अनलिमिटेड वांट्स of different effectiveness is to be satisfied with the limited resources of alternative use। और आपको सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं कि अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या है। दैट वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर, डिफरेंट इफेक्टिवनेस, दैट एवरी वांट इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ, limited resources, the resources are land, labor, capital, entrepreneurship, and no society has enough of all the resources, and alternative use that a resource can be used for more than one purpose. So this is exactly the economic problem, that it is a problem of choice. Choice is what? That how to satisfy the wants. Please note it fast. So here is the next topic, that is the central problem, जिसको हम कॉमन प्रॉब्लम भी बोलते हैं, चॉइस प्रॉब्लम भी बोलते हैं और सेंटर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। ये ऑल्टरनेटिव नाम आपको इसके ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम्स और यू कैन से चॉइस प्रॉब्लम्स और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सबसे पहले समझते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्या है, फिर हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डिफरेंट है। आइए, सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्या है? इट्स अ कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइसेस among the various alternatives it's a compulsion of making choices among the various alternatives। आपको जो कंपल्सरी चॉइस करनी पड़ती है among the various alternatives, compulsion of making choices। नाउ व्हाट इज दिस कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइसेस? जरा बड़े आराम से रिलैक्स होकर आप चीजों को समझिए। देखिए, सपोज मैं दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जांपल लेता हूं। दिल्ली गवर्नमेंट, अब दिल्ली गवर्नमेंट के पास कुछ बजट है, से ₹X का कुछ बजट है, ठीक है। अब उस बजट में से उसको एक पार्ट एजुकेशन पे खर्च करना है, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक पार्ट से उसको वो खर्च करना है लॉ एंड ऑर्डर पे। दिल्ली गवर्नमेंट का बजट है, उसमें से एक पार्ट उसको एजुकेशन पे भी खर्च करना है और एक पार्ट किस पे खर्च करना है? लॉ एंड ऑर्डर पे।
क्या हम गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है कि सारा पैसा एजुकेशन पे खर्च कर दो, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली इग्नोर कर दो, या सारा पैसा लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च कर दो, एजुकेशन कंप्लीटली इग्नोर कर दो? ऑब्वियसली ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट के मेन एजेंडा है, गवर्नमेंट को दोनों ही कंसिडर करने। तो गवर्नमेंट नीड्स टू डिसाइड कि आउट ऑफ टोटल फंड्स, जो भी 100% फंड्स हैं, उसमें से कितना एजुकेशन पे लगाया जाए और कितना लॉ एंड ऑर्डर पे लगाया जाए। गवर्नमेंट को एक रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट दोनों में से किसी एक को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकती। तो इट्स अ कंपल्शन कि यू हैव टू डिसाइड जस्ट द रेशियो। करना तो आपको दोनों ही पड़ेगा, एजुकेशन भी लॉ एंड ऑर्डर भी, दोनों पे खर्चा करना पड़ेगा। आप किसी एक को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। बट सपोज गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है टू स्टार्ट विद द वाईफाई फर्स्ट और विद द मोनोरेल। गवर्नमेंट को ने डिसीजन लेना है कि दोनों में से हमें कोई एक चीज स्टार्ट करनी है। पहले हम वाईफाई स्टार्ट करें या पहले हम मोनोरेल स्टार्ट करें। ध्यान से समझिए, यहां पर आपके पास कंपल्शन है। कंपल्शन किस चीज की? दैट इज टू सिलेक्ट बोथ, जस्ट डिसाइड द रेशियो ऑफ फंड्स। आप सिर्फ फंड्स की रेशियो डिसाइड कर सकते हो और कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। करना तो आपको दोनों पे खर्च पड़ेगा। तो दिस इज नथिंग बट द हेयर यू आर फेसिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट द सेंट्रल प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम, चॉइस प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बट अगर आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो खर्चा आप वाईफाई पे करो या आप खर्चा सिर्फ और सिर्फ मोनोरेल पर करो, किसी एक पे खर्चा करना है, दोनों पे खर्चा नहीं करना। Either I have to select the Wi-Fi or either I have to select the expenditure on monorail. So here I am not facing the central problem. Here I am facing the economic problem. Meaning thereby जब various alternatives में से कुछ select करने होते हैं तो वो बन जाता है आपका क्या? Economic problem. But जब various alternatives पे compulsion होती है कि आपको करना तो सब कुछ ही पड़ेगा, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो आपका बेसिकली क्या बन जाती है? सेंट्रल प्रॉब्लम। अगर हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे दें, सपोज मेरे पास 2000 रुपए पड़े, अब उस 2000 रुपए में से मैंने ये सोचा आई हैव वेरियस ऑप्शंस कि या कि मैं एंटरटेनमेंट कर लूं या बुक्स परचेज कर लूं, ठीक है, या सेविंग्स कर दूं। मैं तीनों में से कोई एक चीज करना चाहता हूं। मैं तीनों में से कोई एक चीज करना चाहता हूं। इधर कंप्लीट एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, इधर ऑन बुक्स और डू द सेविंग, तीनों में से कोई एक। तो हेयर आई एम फेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बट अगर यही चीज मैं आपको इस तरीके से दे दूं, मेरे पास 2000 रुपये, मुझे तीनों पे ही खर्च करना है। अब कितना कितना करना है वो मुझे डिसाइड करना, बट खर्च तीनों पे ही करना है। तो इन दैट केस आई एम नॉट फेसिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आई एम फेसिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम। वेरी गुड। तो बेसिकली यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम. Central problem is compulsion of making the choices among the various alternatives available. However, economic problem is the problem of making choice among the unlimited wants of different effectiveness. So hope you are getting the difference between two, that what exactly is the difference between the economic problem and the central problem. So first of all, it's a compulsion of making choice among the various alternatives available. और यू कैन से, समझ में आया? देयर आफ्टर अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम की, तो ब्रॉडली हमारे सिलेबस में 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम है जो हमें एक एक करके डिस्कस करनी है। कौन कौन सी वो सेंट्रल प्रॉब्लम है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए आप सबसे पहले डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं फास्ट। नाउ आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम के साथ, दैट इज द व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या है?
व्हाट टू प्रोड्यूस नाम से ही जैसे जस्टिफाई होता है कि दैट व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी. क्या? व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर to produce and in what quantity. कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करने हैं और किस क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करने हैं. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस. वाई सो? क्यों हमें ऐसा सोचना पड़ता है? द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज द रिसोर्सेज आर limited in nature. Resources are limited in nature. मैंने आपको बताया था no society has enough of all the four resources. किसी भी सोसाइटी के पास चारों रिसोर्सेज अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है. No society has enough of all the four resources. तो बेसिकली द मेजर प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, कि दैट व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. और ऐसा क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो इकोनॉमी के पास लिमिटेड है. एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, द प्रॉब्लम बिफोर द फाइनेंस मिनिस्टर इज out of available resources, how much amount to be allocated for defense and how much for education. अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास कितना पैसा है? बहुत. आपको लगता है? वो भी लिमिटेड है बेटा. इकोनॉमी की प्रॉब्लम को देखो तो. चलिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, उनके सामने क्या प्रॉब्लम है कि जो भी उनके पास टैक्स के थ्रू या वेरियस सोर्सेज के थ्रू जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा होता है, क्या फाइनेंस मिनिस्टर सारा का सारा पैसा एजुकेशन के ऊपर खर्च कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि डिफेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो क्या डिफेंस पे सारा खर्च कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है. तो दे हैव टू डिसाइड, ही हैज टू डिसाइड दैट हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड ऑन डिफेंस. So this is what to produce, that how much we have to decide the ratio, that in what ratio we have to spend the funds on defense equipments as well as on the education services. So this is the problem of what to produce. What to produce is that what goods and services are to be produced in what quantity. Why so? Why we need to think like this? Because resources are limited in nature, and the example is the problem before the finance minister is how much amount is to be allocated for defense and how much for education. Now, the second problem is how to produce. Now, what is this problem? How to produce? See, how to produce is कि हम अपनी प्रोडक्शन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, कौन सी टेक्निक यूज करें. दैट व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक शुड बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस. हमें कौन सी टाइप की टेक्निक प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज करनी चाहिए. व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक शुड बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. अब कौन सी टेक्निक हमारे पास है? दो तरह की. एक कैपिटल इंटेंसिव और सेकंड टेक्निक हमारे पास है लेबर इंटेंसिव. नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव? कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? More machineries are used than labor.
जब हम मशीनों का ज्यादा यूज करते हैं लेबर के मुकाबले, तब हम उसे बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। और लेबर इंटेंसिव क्या होता है? मोर लेबर इज यूज्ड देन मशीनरीज। मशीनरीज से ज्यादा हम किसका यूज करते हैं? लेबर का यूज करते हैं, तो वो कहलाती है लेबर इंटेंसिव। नाउ व्हाट इज द व्हाई दिस प्रॉब्लम अराइजेस कि हम कौन सी टेक्निक प्रोडक्शन में यूज करें, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर? अब ध्यान से समझिए, इंडियन इकोनॉमी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इंडिया जैसी इकोनॉमी में अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि इकोनॉमी के लिए अगेन एक प्रॉब्लम है। बट अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो शायद आप अपने उतने क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बना नहीं पाओगे, क्योंकि लेबर इंटेंसिव में आप लेबर का ज्यादा यूज कर रहे हो। मैनुअल प्रोडक्ट्स जब बनेंगे ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स की होती है। सो हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई कि हमें एक तरफ अपने आप को आउटडेटेड भी नहीं करना, अपनी टेक्नोलॉजी को ऑर्थोडॉक्स भी नहीं करना, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को गिराना भी नहीं है, और दूसरी तरफ हमें अपनी लेबर को एम्प्लॉयमेंट भी देना इक्वली जरूरी है। सो नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस कि कौन सी टेक्निक हम यूज करें, वेदर वी शुड गो फॉर द कैपिटल इंटेंसिव और वी शुड गो फॉर द लेबर इंटेंसिव। थिंक फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक बिजनेसमैन बन के सोचो, एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो वो इकोनॉमिक वेलफेयर भी कर रहा होता है। अब समझो, अगर बिजनेसमैन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगा लेता है तो अनडाउटेडली उसकी क्वालिटी जो होगी प्रोडक्शन की वो बहुत अच्छी होगी, बट एट द सेम टाइम वो लेबर को रोजगार नहीं दे रहा होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस आएगा। बट अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करता है तो क्या होगा? उस केस में वो एम्प्लॉयमेंट तो दे पाएगा बट इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट शायद वो डेवलप ना कर पाए। सो द प्रॉब्लम बिफोर द बिजनेसमैन, और यू कैन से द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या होती है? जो देश के लिए 5 years प्लान डेवलप करते हैं उसको प्लानिंग कमीशन हम बोलते हैं। सो बेसिकली द प्रॉब्लम बिफोर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द प्लानिंग कमीशन इज टू एम्प्लॉय more of capital or to employ more of labor, please. So hopefully आपने लिख लिया होगा, मैं यहीं पे एग्जांपल लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम बिफोर द फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी, बिजनेसमैन और प्लानिंग कमीशन is to employ more labor or capital। प्लानिंग कमीशन या बिजनेसमैन के आगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ज्यादा लेबर को लगाए या कैपिटल, क्योंकि मैंने आपको बता दिया लेबर लगाएंगे तो मरेंगे, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं होगा, और अगर कैपिटल लगाएंगे तो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली दोनों सिचुएशंस आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड प्रॉब्लम वाज द हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम आगे बात करते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। फटाफट पहले आप यहां तक सारा का सारा नोट कर लीजिए फास्ट। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। जो थर्ड प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, द थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर whom to produce, for whom to produce। for whom to produce का प्रॉब्लम क्या है? for whom to produce का प्रॉब्लम ये है, नाम से पता लगता है किसके लिए प्रोडक्शन करें। देखिए प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि किसके लिए प्रोडक्शन करें, द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इज, आप एक चीज सोचो, हमें ऐसा सोचना क्यों पड़ता है कि किसके लिए प्रोडक्शन करें? हमें ऐसा इसलिए सोचना पड़ता है क्योंकि हमारे देश में इनकम लेवल सबका सेम नहीं है। ईदर द पीपल आर टू रिच और दे आर टू पुअर। इनके बीच में इतने डिफरेंसेस हैं कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते इकोनॉमी लेवल पर कि हम प्रोडक्शन किसको ध्यान में रखते हुए करें। जो बहुत ज्यादा गरीब हैं उनके लिए, मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वेरी रिच, रिच, लोअर रिच, बहुत कैटेगरीज है। सो द प्रॉब्लम इज नॉट कि किसके लिए प्रोडक्शन करें, प्रॉब्लम सबसे पहला ये आता है कि कैसे ये जो इनकम की इनइक्वालिटीज हमने क्रिएट कर रखी हैं, जो इनकम
इतनी ज्यादा अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि लोग बहुत ज्यादा या तो रिच हैं या बहुत ज्यादा पुअर है, इसको कैसे कम किया जाए? क्योंकि अगर वो कम होना शुरू हो जाएगा, इनकम इनइक्वालिटीज किसी तरीके से अगर कम होनी शुरू हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि हम किसके लिए प्रोडक्शन करें। जैसे जैसे लोगों के इनकम लेवल में सिमिलैरिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमें ये जो प्रॉब्लम सोचनी पड़ती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी? क्यों वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी? बिकॉज व्हेन द पीपल हैव same level of income or somewhat they have the same level of status, obviously they need the same quality of goods, and this problem that for whom to produce will get automatically solved. So basically for whom to produce, what is exactly the problem is that how the income should be distributed, how the income should be distributed, हमें किस तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अमंग इनकम अर्नर्स, हाउ द इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इनकम अर्नर्स। इनकम अर्नर जो है उनके बीच में किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए? वाई सो? दिस इज बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ income inequalities that we need to think for whom to produce. ये किस वजह से होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ इनकम inequalities that we need to think for whom to produce. So the basic fact is not this for whom to produce. The basic problem is that how the income should be distributed among the income earners so that income inequalities can be reduced. So that income inequalities can be reduced. और ऐसा क्यों? क्योंकि हाई, this is because of high level of income inequalities that we need to think for whom to produce. So the problem is, अब एक बात बताओ, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? लेबर को हम क्या देते हैं? वेजेस। लैंड पे क्या मिलता है? रेंट। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलते हैं? profits. So the problem is what should be wage rate? क्या हमारा वेज रेट होना चाहिए? क्या हमारा रेंट रेट होना चाहिए? क्या हमारा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए? और क्या हमारी प्रॉफिट्स रेट होने चाहिए? ताकि किस तरीके से हम ये इनकम इनइक्वालिटीज को कम कर सकें, और वंस द इनकम इनइक्वालिटीज गेट रिड्यूस्ड, दिस प्रॉब्लम दैट फॉर होम टू प्रोड्यूस विल ऑटोमेटिकली गेट द सॉल्यूशन. सो आपने मेरे साथ तीनों प्रॉब्लम समझी, दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस इज दैट व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी. The problem arises because the resources are scarce. No society has enough of all the resources. The second was the how to produce, that what type of technique should be used in the production process. The technique means capital intensive or labor intensive. Capital intensive in which more machineries are used as compared to the labor, whereas the labor intensive is in which more labor is used as compared to the machineries. The problem before the businessman or planning commission is to employ more of capital or more of labor, because if you are using more of capital, then at the same time you are creating the unemployment in the economy, and if you are using more labor in the production process, at the same time your product will become outdated or will not be of international quality. Now the third problem is for whom to produce, that how the income should be distributed among the income earners so that income inequalities can be reduced. Why we need to think about the income inequalities? Because once the income inequalities get reduced, automatically the problem of for whom to produce will get resolved. And the main we know that income is distributed in the form of
rent, wages, interest and profit. So the problem is that what should be the wage rate, rent rate, interest rate and profit rate so that this overall problem can be solved out. Now see, तो हमने तीनों तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर ली हैं. अब इसे फटाफट आप एक बार नोट कर लीजिए. और उससे पहले मैंने आपको बताया था सेंट्रल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में डिफरेंस, होपफुली वो भी आपको क्लियर हो. क्या बताया था, याद करो फटाफट. ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे में से कुछ सिलेक्ट करने, बट सेंट्रल प्रॉब्लम में हमें सिलेक्ट तो सारे करने पड़ेंगे, बट हमें सिर्फ रेशियो ऑफ फंड्स डिसाइड करना पड़ेगा. ठीक है बेटा, फटाफट इसे नोट डाउन करिए. चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि क्या डिफरेंस होता है. हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम देख लिया क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम देख ली क्या होती है. एग्जाम में सपोज क्वेश्चन आ गया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो हम क्या लिख के आएंगे. अगर आपने मेरी बुक पढ़ ली है तो उसमें ऑलरेडी आपको इसका आंसर मिल गया होगा, नहीं तो समझते हैं. यहाँ पर आइए, देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है कि जो हमारे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसमें से सिलेक्शन करना इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है. जबकि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है कि जो भी हमारे पास चीज़ें हैं हमें करने की सारी हैं, बट हमें एक रेशो डिसाइड करना है. फॉर एग्जांपल सपोज दिल्ली गवर्नमेंट है. अब दिल्ली गवर्नमेंट को पास सपोज 10,000 करोड़ रुपीस है. 10,000 करोड़ रुपीस हैं और उसे डिवाइड करना है बिटवीन एजुकेशन में एंड अदर पब्लिक सर्विसेज के लिए. तो दे कैन डिसाइड कि हो सकता है हम 5,000 करोड़ एजुकेशन पे स्पेंड करें, 5,000 अदर पब्लिक सर्विसेज पे, या हो सकता है 8,000 करोड़ एजुकेशन पे खर्च करें और 2,000 करोड़ खर्च करें अदर पब्लिक सर्विसेज पर. बट क्या ऐसा हो सकता है कि वो कंप्लीटली एजुकेशन को इग्नोर कर दें या कंप्लीटली अदर पब्लिक सर्विसेज को इग्नोर कर दें? ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी भी हाल में ये नहीं हो सकता. हाँ, दे नीड टू डिसाइड द रेशो कि एजुकेशन पे कितना डिसाइड करें और अदर पब्लिक सर्विस पे. तो इन दिस केस दिल्ली गवर्नमेंट इज फेसिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम कि कितना स्पेंड किया जाए एजुकेशन पे और कितना अदर पब्लिक सर्विसेज पे. बट एट द सेम टाइम सपोज दिल्ली गवर्नमेंट के पास 10,000 करोड़ हैं और उसके अंदर गवर्नमेंट के पास दो प्रपोजल हैं. या तो गवर्नमेंट पूरे स्टेट में फ्री वाईफाई दे सकती है, या गवर्नमेंट जो है उससे कोई सपोज क्या बोलते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकती है, या मेट्रो प्रोजेक्ट छोड़ो बस सर्विस को स्टार्ट कर सकती है. ठीक है. बस सर्विस कोई भी एडिशनल. ठीक है. अब गवर्नमेंट ने कहा कि 10,000 करोड़ पे या तो हम उसे वाईफाई पे लगाएंगे या बस सर्विस पे लगाएंगे, कोई भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीटली पूरा करेंगे. ये है ऑल्टरनेटिव 1 और ये है ऑल्टरनेटिव 2. गवर्नमेंट कह रही है दोनों पे नहीं खर्च करेंगे, किसी एक पे खर्च करेंगे. तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या फेस कर रही है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव चॉइस करते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है, जबकि सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर हम सारे के सारे ऑप्शंस को लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि टोटल फंड्स जो है उसे किस रेशो में हमें किसके ऊपर खर्च करना है. इसी क्वेश्चन में अगर दिल्ली गवर्नमेंट ये कहे कि हमारे पास 10,000 करोड़ पे और हम दोनों पे खर्च करेंगे, वाईफाई पे भी और बस सर्विस पे भी, तो उस केस के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट इज फेसिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम. बट अगर दिल्ली गवर्नमेंट कहे कि व्हिच इज द प्रायोरिटी, वेदर इट इज वाईफाई और बस सर्विस, देन इट विल बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या लिखेंगे इस सेंस में? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ making choice among the various alternatives available. जो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसमें से हम जब चॉइस करते हैं उसकी प्रॉब्लम क्या कहलाती है आपका? हाँ जी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम. जबकि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? कंपल्शन ऑफ
मेकिंग चॉइस फ्रॉम वेरियस, या सिर्फ इतना लिखो कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइस, कि आपको चॉइस करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वो चॉइस कंपल्शन का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ फंड्स, यहाँ पर वो क्या कहलाएगा आपका सेंट्रल प्रॉब्लम। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो सिंपली यू विल राइट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, वेयर इज द सेंट्रल प्रॉब्लम इज द कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइस, यू कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ द नीड। इन दिस we can't ignore any particular requirement, किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को हम इसमें इग्नोर नहीं कर सकते। तो होपफुली आपको दोनों डिफरेंस क्लियर है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। वीडियो पसंद आई गूगल पे जाके रेट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थम्स अप to give us the motivation. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो के साथ, जिसकी आपने अभी तक मेरे से सबसे ज़्यादा डिमांड कर ली है। उसको मैं सबसे पहले आपके सामने रखने जा रहा हूँ, दैट इज पीपी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो कर्व, सबसे पहले बताओ कर्व का मतलब क्या होता है। सर कर्व का मतलब होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी चीज को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कर्व। अब पीपी की फुल फॉर्म क्या है सर? पीपी की फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो पीपी कर्व क्या हुआ, एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन दिखाए। अगर मैं इस चीज को सम अप करूं तो क्या निकल के आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन showing possibility of प्रोडक्शन। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन दिखाए। अब पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन दिखाए सर, इसका क्या मतलब होता है? बड़े आराम से दिल थाम के बैठ जाओ, एक एक चीज आपके दिमाग में जाके फिट होने वाली है। अगले 15 मिनट मुझे दे दो, उसके बाद पीपी कर्व में कोई डाउट आपका नहीं बचेगा, ये वादा है मेरा। तो अब बड़े ध्यान से आराम से थाम के दिल सांस बैठ जाओ, आ जाओ। मैंने बोला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या मतलब है, सपोज हमने एक फैक्ट्री स्टार्ट करी, ध्यान से समझना बेटा एक एक चीज। हमने एक फैक्ट्री स्टार्ट करी और फैक्ट्री के अंदर हमने 10 मशीनरीज लगाई। हमने फैक्ट्री स्टार्ट करी और उसमें कितनी मशीनरीज लगाई? 10 मशीनरीज लगाई। हमने बोला 1 मशीन, जो एक मशीन है वो 10 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर सकती है। 10 यूनिट्स की प्रोडक्शन एक मशीन कर सकती है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 10 मशीनरीज से हम कितनी प्रोडक्शन कर पाएंगे? सर 10 × 10 हम कर पाएंगे 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन। तो ये मेरी एक पॉसिबल प्रोडक्शन है कि अगर मैंने अपनी फैक्ट्री में 10 मशीनें लगा रखी हैं और एक मशीन से 10 यूनिट तैयार हो सकती है, तो 10 मशीनों से मैं कितनी यूनिट्स तैयार कर सकता हूं? 100 यूनिट्स। मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन को मैं और अच्छे से क्लैरिफाई करता हूं, ध्यान से समझो। सपोज आपने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी और फैक्ट्री जब स्टार्ट करी तो डे वन आपके सिर्फ 5 मशीनरीज ऑपरेशनल हो पाई। मतलब सिर्फ आप डे 1 5 मशीनों को ही चला पाए।
तो एक बात बताओ, डे 1 अगर आपने 5 मशीनें चलाई और एक मशीन से 10 यूनिट बनते हैं, तो आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया वो कितना किया सर? एक्चुअल प्रोडक्शन किया 5 मशीनें और एक मशीन से 10 यूनिट, हमने एक्चुअल प्रोडक्शन किया सर 50 यूनिट्स। जबकि पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन डे 1 पूरे 100 यूनिट्स की थी, बट आपने क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 मशीनें चलाई, तो आपकी जो प्रोडक्शन हुई वो कितनी हुई? वो हुई 50 यूनिट्स। तो अगर आप मशीनें कम ऑपरेट कर रहे हो तो इससे क्या प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी पे फर्क पड़ा? प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ा। पॉसिबिलिटी तो पूरे 100 यूनिट्स की थी। आपने अगर मशीनें कम चलाई तो उससे आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन पे फर्क पड़ा, उससे आपकी पॉसिबल प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सपोज डे 2 आपने 8 मशीनरीज चलाई। अब अगर आपकी डे 2 8 मशीनरीज ऑपरेशनल हुई, तो बताओ उस दिन आप कितनी प्रोडक्शन कर पाओगे? सर 8 इंटू 10 यूनिट्स, उस दिन हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 80 यूनिट्स की। यस और नो? ये हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन उस दिन की हुई 80 यूनिट्स। अब एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी 80 यूनिट्स हुई डे 2, बट अगेन डे 2 पॉसिबिलिटी कितने की थी? पूरी की पूरी 10 मशीनें चल सकती थी, आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे, बट आपने कम मशीनें चलाई तो उससे फर्क आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन पे पड़ा। आपकी पॉसिबल प्रोडक्शन स्टिल सेम है। तो कैन आई से मशीन जो है यहां पर वो एक तरह का कैपिटल है, और कैपिटल है मतलब एक तरीके से क्या है बेटा? रिसोर्स है। मतलब आपके पास 10 रिसोर्सेज थे, आपने डे 1 5 रिसोर्सेज यूटिलाइज किए, डे 2 आपने 8 रिसोर्सेज यूटिलाइज किए। अगर आप अपने रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज कर रहे हो तो उससे आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है, उससे आपकी पॉसिबल प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मशीनें आपके पास 10 हैं, आप 10 की 10 चलाते तो आप 100 यूनिट बना सकते थे। आपने 8 मशीनें चलाई, आपने 5 मशीनें चलाई, उससे आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, नॉट ऑन द पॉसिबल प्रोडक्शन। तो कैन आई से ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन of resources, actual production affects not the possible production। पॉसिबल प्रोडक्शन पे, या दूसरा अच्छा वर्ड यूज करेंगे अब हम आगे से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से एक्चुअल प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, पॉसिबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी अफेक्ट नहीं होती। ये बात मेरी आपको समझ में आती है? अब आगे बात करते हैं। सपोज बेटा हमारे पास जो नंबर ऑफ मशीनरीज अवेलेबल हैं 10, हम उसे इंक्रीज कर दें, एक मशीन और बढ़ा दें, तो हमारे पास कितनी मशीन हो जाएगी? 11। तो उससे मेरी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है क्या वो सेम रहेगी? नहीं सर, उस केस में जो मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो 11 मशीनरीज और एक मशीन 10 यूनिट्स बनाती है, तो जो मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है सर वो तो 110 यूनिट्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? सर वो 110 यूनिट्स हो जाएगी। 11 मशीनरी होने से मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कि पहले 100 यूनिट थी अब 100 से बढ़कर कितनी हो चुकी है? 110 यूनिट। कब? जब आपने इंक्रीज इन मशीनरी किया। तो कैन आई से इंक्रीज इन मशीनरी इज इंक्रीज इन रिसोर्सेस?
आपने अपने रिसोर्सेज को क्या किए, इंक्रीज। तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हैं, अगर हम अपने रिसोर्सेज को बेटा इंक्रीज करते हैं, तो उससे हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इंक्रीजेस। अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो उससे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। सेम वे अगर मेरे पे 10 मशीनें थी और मैं एक मशीन बेच दूं, मेरे पे कितनी मशीनें बचेंगी बेटा, 9 मशीनें बचेंगी। और अगर 9 मशीनें बचेंगी तो मेरी क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फिर सेम रहेगी? नहीं सर, उस केस में मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है जो वो कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90 यूनिट्स। तो क्या मैं यहीं पर लिख सकता हूं, ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेस, ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी डिक्रीजेस। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। आपको ये बात समझ में आ रही है? रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, रिसोर्सेज कम होंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम होगी। और तीसरी बात जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, अंडर यूटिलाइजेशन और आप कम इस्तेमाल करो या ओवर यूटिलाइजेशन करो, या इसके लिए मैं एक सिंपल वर्ड यूज कर दूं, एक्चुअल यूटिलाइजेशन कितना हुआ है? एक्चुअल यूटिलाइजेशन, लेवल ऑफ एक्चुअल यूटिलाइजेशन डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। आप कितना यूटिलाइजेशन कर रहे हो उससे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। अभी तक सिर्फ आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है। सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन। और 3 बातें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी तभी बढ़ सकती है जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तभी कम हो सकती है जब रिसोर्सेज कम होंगे, और अंडर यूटिलाइजेशन या ओवर यूटिलाइजेशन या सिंपल वर्ड्स में लेवल ऑफ एक्चुअल यूटिलाइजेशन से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगला पॉइंट जो हम इसके अंदर समझने जा रहे हैं वो क्या? आपने 3 बातें समझ ली हैं। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आता है, तो उसकी वजह से भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ती है। कैसे? मेरे सामने अभी प्रिंटर है, मैं उसी के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। पहले किसी हमारे पास इंकजेट प्रिंटर हुआ करता था, क्लिंग 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 करके ऐसे प्रिंट आउट निकालता था और 1 मिनट के अंदर मुश्किल से 5-6, कभी बहुत अच्छी इच्छा हुई इसकी तो 10 पेज निकाल के देता था। फिर उसे हमने रिप्लेस कर लिया लेजर प्रिंटर से, तो अब 1 मिनट के अंदर हमारे पास 25 से 30 प्रिंट आउट आ जाते हैं। अब एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, इंकजेट प्रिंटर से आप लेजर प्रिंटर पर आए, तो आपकी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो बढ़ी या कम हुई? सर बढ़ गई। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, आप मेरे वर्ड्स अगर नोट करो ना, तो मैं बोल रहा हूं चेंज इन टेक्नोलॉजी हुआ। क्योंकि जब मैं बोलता हूं चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब होता है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। कभी भी टेक्नोलॉजी जो है, जो चेंज होता है टेक्नोलॉजी में, दैट इज ऑलवेज फॉर इंप्रूवमेंट। उससे कभी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट नहीं होती। आप देखो ना, पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोन आया, फिर कलर्ड आए, फिर एंड्रॉयड आए। ऐसा तो नहीं है ना कि एंड्रॉयड आए, फिर कलर्ड, फिर ब्लैक एंड व्हाइट। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी अपने आप में क्या इंप्लाई करता है? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो कैन आई राइट डाउन चेंज इन टेक्नोलॉजी change in technology, or I will say improvement in technology
increases प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अब वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है, ये भी आपको समझ में आ गया। तो अब आपको ये 4 पॉइंट बाय हार्ट याद रखने हैं पीपी कर्व के अंदर, और याद क्या रखने हैं, आपके दिमाग में जाकर बैठ चुके हैं। अगर आपने बिना फॉरवर्ड करे वीडियो देखी है, आप इज्जत से देख रहे हो, तो आपको चारों पॉइंट दिमाग में जाके बैठ चुके हैं, गारंटी मेरी है ना। अब सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे आपने बड़ी देर से सब कुछ बता दिया, कर्व को लेकर अभी तक आपने कुछ नहीं बताया। बेटा कर्व जो होता है ना, इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो आप बात कर रहे हो, जो इसका कर्व होता है इसका ऐसा, यहां पर गुड एक्स, यहां गुड वाई। सर रटवा रहे हो हैं? कर्व ऐसा होता है। सिर्फ 5 मिनट होल्ड करो, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। गुड एक्स क्यों लिया, गुड वाई क्यों लिया, कर्व ऐसा क्यों आया। सिर्फ 5 मिनट आपको होल्ड करना है। 5 मिनट बाद सारी रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ अपने दिमाग में डालो, पीपी कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, सारी बातें आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, यहां तक आप सारे नोट्स बना लो। चलिए अब देखो, मैं बात करने जा रहा हूं एजम्पशंस की, एजम्पशंस बिहाइंड पीपी कर्व। अभी मैं आपको पीपी कर्व वैसा क्यों होता है समझाऊंगा इसी टॉपिक के बाद। तब तक के लिए प्लीज दिल से मुझे दुआएं ना दें कि सर ने रटवा दिया। आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत शिद्दत से समझाऊंगा। आओ, सबसे पहले एजम्पशंस बिहाइंड पीपी कर्व। सबसे पहली एजम्पशन, जब हम पीपी कर्व बनाते हैं तो क्या होती हैं? ओनली 2 गुड्स इकोनॉमी, कि जो इकोनॉमी है उसके अंदर सिर्फ 2 गुड्स हैं। सर ऐसा क्यों? क्यों आप सिर्फ 2 गुड्स को लेके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हो? एक इकोनॉमी के अंदर क्या सिर्फ 2 गुड्स बनते हैं? बहुत सारे गुड्स बनते हैं। बेटा हमारे पास ग्राफिकल लिमिटेशन है, हमारे पास ग्राफ पे दिखाने के लिए सिर्फ 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स और एक वाई। इस चक्कर में मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुड्स को कंसिडर करना पड़ता है। तो ओनली 2 गुड्स इकोनॉमी, ये एजम्पशन क्यों है? ड्यू टू ग्राफिकल लिमिटेशन। देखो दुनिया रटती रहेगी, ये एजम्पशंस होती है, हमारे लिए कोई एजम्पशन नहीं है, हमें एजम्पशन के पीछे का भी लॉजिक भी पता है। ये किसकी वजह से है? ग्राफिकल लिमिटेशन। तो क्या सर इसकी वजह से फिर ये टॉपिक की तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि एक इकोनॉमी के अंदर तो 2 गुड्स कभी होंगे ही नहीं, 2 से ज्यादा होंगे। आप ही देखो, आपने शर्ट पहन रखी है, पेन है, आपके हेडफोन लगा रखा है, ठीक है, ये तो 2 गुड्स है। बेटा प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, कैसे है? देखो आपने बोलना ओनली 2 गुड्स इकोनॉमी। अगर मैं कहूं ओनली 2 गुड्स इकोनॉमी, कि मैं 2 गुड्स की जगह 2 ग्रुप ऑफ गुड्स ले लूं, जिसके अंदर एक ग्रुप में मैंने दिखा दिए वॉर गुड्स और दूसरे गुड्स में ले लिए नॉन वॉर गुड्स। तो अब बताओ, दुनिया की सारी चीजें इन 2 कैटेगरी में कैटेगराइज की जा सकती है या नहीं? भाई कोई भी गुड है तो वॉर होगा या नॉन वॉर गुड होगा, हाँ या ना? आप कुछ भी ले सकते हो, मैं ये फूड आइटम, नॉन फूड आइटम, तो वो आपके ऊपर, आप एनालिसिस कैसे करना चाहते हो। ये नहीं है कि 2 गुड्स इकोनॉमी है तो इससे ये एनालिसिस इम्प्रैक्टिकल हो गया। इंस्टेड ऑफ 2 गुड्स यू शुड टेक 2 ग्रुप ऑफ गुड्स। व्हेन यू आर टेकिंग 2 ग्रुप ऑफ गुड्स, अब आप उसे कैसे भी ले लो, फूड नॉन फूड, ऑटोमोबाइल नॉन ऑटोमोबाइल, वॉर नॉन वॉर, जैसा आपका मन करे, तो आपको दिखेगा प्रैक्टिकल जो टॉपिक है वो बड़ा प्रैक्टिकल है। तो पहली एजम्पशन हो गई ओनली 2 गुड्स इकोनॉमी, और क्यों? ड्यू टू ग्राफिकल लिमिटेशन। वेरी गुड बेटा। आगे जो हमारी सेकंड एजम्पशन है वो क्या है? रिसोर्सेस आर गिवन एंड रिमेन अनचेंज्ड। रिसोर्सेज गिवन है और वो अनचेंज्ड है, मतलब उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? अरे भैया अभी इतना अच्छा समझाया है, अगर रिसोर्सेज को कमियां ज़्यादा करोगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी भी कमियां ज़्यादा हो पाएगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फिर सेम नहीं रहेगी और उसकी वजह से आपका ग्राफ आगे पीछे भागेगा। तो क्यों रिसोर्सेज आर गिवन रिमेन अनचेंज, इसके पीछे का क्या लॉजिक बताया? बिकॉज
if resources will change, PP will also change। इसलिए मुझे एक बार पीपी बनाने के लिए मानना पड़ता है कि रिसोर्सेज मेरे पास गिवन है और उस रिसोर्सेज से क्या क्या प्रोडक्शन हो सकता है, मैं उसके हिसाब से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बनाऊंगा। सेम वे फिर तो सर टेक्नोलॉजी के लिए भी लो। जी हाँ, एकदम। टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड अनचेंज्ड। टेक्नोलॉजी गिवन है और क्या है आपकी, अनचेंज्ड है। अब जो चौथी एजम्पशन है, बड़े ध्यान से देखिए, चौथी एजम्पशन है हमारी, ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली efficient in production of both the goods। ये सबसे खतरनाक एजम्पशन है, जिसने इसको समझ लिया, पीपी कर्व उसे समझ में आ गया। ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में सारे रिसोर्सेज इक्वली सफिशिएंट नहीं है, इक्वली एफिशिएंट नहीं है। अब ये एजम्पशन क्या है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से एक एक चीज आपको सुननी और समझनी है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं आज हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये मेरी वीडियो सीरीज में रिकॉर्ड होना रह गया था। इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक पता लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे हिसाब से माइक्रो मैक्रो हमारी कंप्लीट हो जाती है, एक्सेप्ट मनी एंड बैंकिंग में एक फंक्शंस ऑफ मनी है। चलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है इसकी बात करते हैं। इट इज द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट foregone by choosing one alternative rather than other। मैं पहले एक बार डेफिनेशन लिख लूं फिर आपको समझाता हूं। इट इज द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट फॉरगॉन बाय चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव रादर देन अदर। इसका क्या मतलब होता है सर, ध्यान से सुनिए बेटा। सपोज राइट नाउ आई एम टीचिंग, ठीक है, और टीचिंग से मैं ट्यूशन्स दे के 50,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहा हूँ, एज्यूम, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली मैं स्कूल में टीचर बन सकता था जहाँ मेरी सैलरी होती 30,000 रुपीज़, बट स्कूल में टीचर बनने की जगह आई प्रेफर्ड कि मैं कोचिंग दूंगा जिसमें मैं अर्न कर रहा हूँ 50,000। तो इस 50,000 को अर्न करने के लिए वो मुझे 30,000 वाली जॉब स्कूल की सेक्रीफाइस करनी पड़ी। दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो 30,000 मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग ट्यूशंस। एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो है अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लिनिक के अंदर, जिससे वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहे। हाँ सर, अपनी बात थी 50,000, डॉक्टर की थी तो 2 लाख है। चलो, तो एक डॉक्टर हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्लिनिक से उनको 2 लाख रुपए की अर्निंग हो रही है। ऑल्टरनेटिव वो किसी हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते थे और हॉस्पिटल में जॉब करते तो उनको 1.25 लाख रुपए मिलते, 1,25,000। सो नाउ फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द क्लिनिक द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 1,25,000। समझ में आता है। वैसा वर्षा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, वो 50,000 पर मंथ पे जॉब कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली वो क्लिनिक रन कर सकते थे, 80,000 रुपीज़ आराम से कमा सकते थे, बट उन्होंने प्रेफर किया कि वो जॉब ही करेंगे, 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमाएंगे, क्लिनिक रन नहीं करेंगे। तो जॉब करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उनके लिए कितनी है, 80,000 रुपीज़। तो जब आप एक पर्टिकुलर
जब आप एक पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई है। इट इज द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट फॉरगॉन बाय चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव रादर देन अदर। मेरी बुक आपके लोगों के पास है तो उसमें मैंने इसके 3 एग्जाम्पल्स भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिफरेंस एग्जाम्पल से समझते हैं, और सेम एग्जाम्पल जो मैंने अपनी बुक में दे रखा है आपको। सपोज यामाहा कंपनी 2 बाइक्स का प्रोडक्शन करती है, एक S200 और एक S250। S200 से उसका रेवेन्यू है, कमाई आती है लगभग 200 करोड़ की, ठीक है। जबकि S250 से उनका जो रेवेन्यू है वो लगभग 250 करोड़ है। कितना है? 250 करोड़। यामाहा ने डिसाइड किया टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ S200 एंड S250। इन दोनों का प्रोडक्शन वो बंद कर देगी एंड टू लॉन्च न्यू मॉडल S275। एक नया मॉडल लॉन्च होगा, दैट इज S275। एंड S275 से जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो है 900 करोड़ का, ठीक है। तो एक बात बताओ, S275 लॉन्च कर रहे हैं, उससे एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हमारा कितना है? लगभग 900 करोड़ का। इस 900 करोड़ रुपए को अर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की प्रोडक्शन को बंद करना पड़ेगा, और इससे हमारा कितना रेवेन्यू लॉस होगा? इससे हमारा रेवेन्यू लॉस होगा 450 करोड़ का। यस और नो? तो S275 की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितनी है? 450 करोड़। दैट इज टू शट डाउन द प्रोडक्शन ऑफ S200 एंड S250। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग S275 is 450 करोड़। अब ये तो सर आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझा दिया, जबकि हेडिंग तो आपने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाई थी। ये क्या? सी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आप अगर इसे इंडिविजुअल बेसिस पे देखो कि ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 450 करोड़ आई है, ये कैसे आई है? S200 और S250 की प्रोडक्शन रोकनी पड़ी। तो S200 में हमारा रेवेन्यू लॉस कितना था? 200 करोड़ का, जबकि यहां हमारा रेवेन्यू लॉस कितना था? 250 करोड़ का। यस सुनो, तो अगर हम इसे इंडिविजुअल बेसिस पे पढ़ते हैं, S275 की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ S200 वो होगा S200। मैंने क्या बोला? MOC of S275 with respect to S200 is कितना? 200 करोड़। MOC of S275 with respect to S250 is
250 करोड़। बात समझ में आ रही? और द सिग्मा एमओसी, द सम ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिफाइंस योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब मैं आपको डॉक्टर वाला एग्जांपल दे रहा था, अपना एग्जांपल दे रहा था, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों सेम है। लेकिन जब एक चीज की प्रोडक्शन के लिए, एक चीज को अडॉप्ट करने के लिए आपको मल्टीपल चीजें सेक्रीफाइस करनी है, तो हर इंडिविजुअल सेक्रीफाइस को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे और एग्रीगेट बेसिस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। बट अगर किसी चीज को गेन करने के लिए सिर्फ सिंगल चीज ही सेक्रीफाइस करनी है, तो एमओसी एंड ओसी विल बी सेम। समझ में आ गया आपको? यहां तक कोई डाउट नहीं है? आपने पीपी कर्व की वीडियो देख ली होगी, जिसमें आपने देखा होगा एमआरटी है, हमें एमआरटी को एमओसी भी बोल देते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। क्या? एमओसी इज एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स, ये मनी टर्म्स में होती है, मॉनेटरी टर्म्स में होती है, वेयर एज एमआरटी is expressed in units। जबकि एमआरटी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम दोनों में रेशो ही निकाल रहे होते हैं, इसलिए आंसर सेम आता है। बट मेन फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि एमओसी जो है वो मनी टर्म्स में होता है और एमआरटी जो है वो यूनिट्स के टर्म में होता है। बट पीवी कर्व में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें वहां पे रेशो लेनी होती है और वो अल्टीमेटली सेम ही आएगी। समझ में आया? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एमआरटी। थैंक यू सो मच। Hello friends, welcome back. Now we are going to start discussion on positive economics and normative economics. समझते हैं होता क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है व्हाट इज, जो आज सर्कमस्टांसेस हैं, दैट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट ऑट टू बी, जो फ्यूचर में हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं आपको दो स्टेटमेंट्स देता हूं। इंडिया की पॉपुलेशन आज बहुत ज्यादा है एट प्रेजेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आने वाले कुछ सालों में इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होगी, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जो आज है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, और जो फ्यूचर में हो सकता है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव। जो एट प्रेजेंट है इट इज आइडेंटिफिएबल फ्रॉम पास्ट एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान में आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो क्या डेफिशिएंसीज रहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या हमारे 5 ईयर प्लान्स में डेफिशिएंसीज रहीं जो आज हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। मतलब जो भी आज है इसको आप एनालाइज कर सकते हो कि क्या ऐसा पास्ट में हमारी कमियां रही, पास्ट एक्शंस हमारे कहाँ खराब रहे जो आज हम प्रेजेंट में खड़े हैं। जबकि आप नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो आप बात करते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब इंटरनेट की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, लोग चीज़ें ऑनलाइन बहुत होती जा रही हैं, तो इसके बेसिस पे आने वाले वक्त में रिटेल सेक्टर का क्या फ्यूचर होगा, एजुकेशन इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर होगा, कस्टमर्स के नॉलेज का लेवल क्या होगा अबाउट द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप एक एजम्पशंस लेते हैं अबाउट द फ्यूचर, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मेटिव। आइए जरा, डील्स विद व्हाट इज, डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, ठीक है। इसके बाद इन्वॉल्व्स प्रेजेंट एनालिसिस ड्यू टू पास्ट एक्शन, जो मैंने आपको बताया। इसके अंदर इन्वॉल्व्स फ्यूचर एनालिसिस ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हुए। जैसे भी मैंने आपको बताया, इंटरनेट की एबिलिटी अगर हिंदुस्तान में जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, आने वाले वक्त में उसका एजुकेशन सेक्टर या रिटेल सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा। एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फैक्ट्स, क्योंकि पास्ट में जो एक्शन हो चुके वो एक्चुअल फैक्ट्स है, जबकि ऑन द
नॉर्मेटिव की आप बात करें तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस, और द बेसिस ऑफ एजम्पशंस मतलब आज इंटरनेट की जो एबिलिटी है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इससे और फास्टर स्पीड से इंडिया में अगर इंटरनेट की एबिलिटी होगी तो आज से 10 साल बाद रिटेल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये मेरी एक एजम्पशन है कि अगर इंटरनेट की एबिलिटी इस स्पीड से बढ़ती रहेगी तो होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो। तो whatever the normative economics है, that is completely depends upon the assumption। एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट हैज रिड्यूस्ड, इंक्रीज, जो मर्जी लिख दो आप, तो दैट इज व्हाट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव में मैंने लिखा है इफ मेजर कोल माइंस कोलैप्स इन द वर्ल्ड प्राइजेस ऑफ कोल विल टेंड टू राइज। ऑब्वियसली पेट्रोल्स के आप देखो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भी अगर आप देखो तो कितने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे कोई भी नेचुरल रिसोर्स कोलैप्स होता जाएगा उसके प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो मोटे मोटा मुद्दे की बात क्या याद रखनी है, पॉजिटिव इज व्हाट इज, नॉर्मेटिव इज व्हाट ऑट टू बी, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट इज बेस्ड ऑन assumption, it can be verified with the help of actual facts, whereas it cannot be verified, it is completely depend upon assumption। एग्जाम्पल यहाँ पर भी दे दिया आपको, वहाँ पर भी। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, इन्फॉर्म योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ सेंटर प्रॉब्लम्स अंडर कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। बुक्स खोल लीजिए फटाफट, चलिए। सेंट्रल प्रॉब्लम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे पहले किस तरीके से सॉल्व की जाती है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है, जहां पर मेन एम प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रोड्यूसर का जो टारगेट होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स कमाना। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्ट प्रॉफिट्स ड्रिवन है या जिस भी प्रोडक्ट में प्रोड्यूसर को प्रॉफिट दिख रहे होते हैं वो उसी चीज़ की प्रोडक्शन करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्रोड्यूसर्स विल डिसाइड what to produce, how to produce and for whom। अब what to produce तो समझ में आ गया कि वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसे प्राइसेस ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसमें उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। हाउ टू प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूसर अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है जो कि उसके लिए मोस्ट फेवरेबल हो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, मतलब जिसकी कॉस्ट कम से कम आ रही हो और क्वालिटी वो सबसे ज़्यादा दे रही हो। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर उसके लिए प्रोडक्शन करता है जिससे जो उसके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके। आइए देखिए जरा, मैंने क्या बताया, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या करेगा, जिसमें प्राइजेस ज़्यादा हैं, प्रॉफिट ज़्यादा है। हाउ टू प्रोड्यूस, चीप एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी। थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस, द वन हु कैन अफोर्ड द प्रोडक्ट। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बुक्स के अंदर आ जाइए फटाफट प्लीज। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ड्राइव टू वर्क फॉर प्रोड्यूसर्स अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज प्रॉफिट्स। द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस दोज गुड्स हुज प्राइजेस आर रिलेटिवली हाई एंड देयरबाय जनरेट्स हायर प्रॉफिट्स। Thus, market price of a commodity guides the producers of capitalist economy about what, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए लाइन पूरी जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर डिसाइड्स विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म प्रोसेस। प्राइस मैकेनिज्म प्रोसेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब हम यूनिट 4 करेंगे मार्केट की तो उसके अंदर ये सीखेंगे कि प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है। डिमांड एंड सप्लाई कर्व के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी बेचनी चाहिए। That is demand and supply regarding how much quantity is to be sold at what price। ये लाइन थोड़ी सी कम समझ में आएगी जब तक आप मार्केट चैप्टर नहीं कर लेते। He or she will use the technology which is most favorable in terms of both cost and quality and targets those customers who can afford the product। ये लाइन again very important है, please दिख रहा है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा क्या, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मेन काम क्या होता है, सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लानिंग कमीशन अपॉइंट की जाती है जो कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है एंड उसके बेसिस पर डिसीजन लेती है व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। हियर the main objective is not to earn the profits, rather than the objective is social welfare। In socialist economy, the main purpose is social welfare। For this purpose, government constitutes
planning commission who identifies the problem of the economy by conducting various सर्वे कंडक्ट की, जैसे आपने इंडिया में भी देखा होगा कि सर्वे करने आते हैं, पूछते हैं आपकी फैमिली में कितने लोग कमा रहे हैं, उनकी क्या इनकम है, क्या आपको 12 महीने नौकरी करते हैं, परमानेंट जॉब करें, इस तरह के सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं ताकि एक्चुअल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर की जा सके. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट, हाउ एंड फॉर whom to produce by incorporating various solution in the plans itself. इंडिया में आपको पता है, आप अर्ली लेवल पे पढ़ के हैं, 5 years प्लान बनते हैं. 5 years प्लान के अंदर उस जैसे अब ये देखा गया कि मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों को खाने को ही नहीं मिल पा रहा है. जो अनाज है, वीट है, राइस है, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है. तो आने वाले 5 years प्लान के अंदर इस तरह के सॉल्यूशन इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे कि किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को सस्ते में अवेलेबल किया जा सके ताकि इंडिया की पॉपुलेशन उसे अफोर्ड कर सके और हर किसी को खाना मिल सके. तो मतलब सर्वे किए जाते हैं, सर्वे के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है, फिर जो 5 years प्लान बनते हैं उन प्रॉब्लम्स को सेंटर में रखकर सॉल्यूशंस ड्राफ्ट किए जाते हैं. The objective is not to earn a profit but to achieve social objective. Next is the mixed economy. Mixed economy जिसके अंदर कैपिटलिस्ट भी होते हैं, सोशलिस्ट भी होते हैं, दोनों मिलके रोल अपना प्ले करते हैं. कैपिटलिस्ट अपना टारगेट जब उस एरिया में जाते हैं जहाँ उन्हें प्रॉफिट्स दिखने, चीप एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और वो प्रोडक्ट जो उनके वो कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जो उनके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके. अपार्ट फ्रॉम दैट जो एरिया कैपिटलिस्ट छोड़ देते हैं, जैसे कि मैं आपको बार बार एक एग्जांपल देता हूँ वेरियस वीडियोस में, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कभी भी प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट्स नहीं है. तो ऐसे एरिया जो प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं करता बट सोशल इंपॉर्टेंस के हैं, वहाँ पर फिर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है ताकि इकोनॉमी के बीच में बैलेंस मेंटेन रहे. ठीक है, तो इन द मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑपरेट साइमल्टेनियसली. द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू कंपनसेट द डेफिशिएंसीज वेयर प्राइवेट सेक्टर इज नॉट वर्किंग इफेक्टिवली. सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व partly by price mechanism, that is demand and supply process, and partly by planning commission. तो ये आपने देखा मेरे साथ what is the solution of central problems under capitalist, socialist and mixed economy. वीडियो पसंद आई तो don't forget to like this, subscribe the channel, inform your maximum friends. Hello friends, welcome back. Let's start the discussion on solution of central problems with the help of PP curve. PP curve की help से कैसे हम central problem, what to produce, how to produce and for whom to produce solve कर सकते हैं. आपके पास बुक्स हैं तो उसमें टेक्स्ट एंड डायग्राम दोनों बने हुए हैं. अभी आपसे वीडियो देख रहे हैं तो इसमें टेक्स्ट है, डायग्राम मैं बोर्ड के ऊपर आपके सामने बनाऊंगा. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ पीपी कर्व. ठीक है जी, आइए देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम होती क्या है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें एंड किस क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करें. अब ये पीपी कर्व से कैसे सॉल्व हो सकता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल. हमारे पास एक पीपी कर्व है जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया सिविलियन गुड्स और वाई एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया वॉर गुड्स को. ठीक है, अब सपोज अगर इकोनॉमी के अंदर इस समय वॉर इश्यूज चल रहे हैं, वॉर प्रॉब्लम चल रही है, कभी भी वॉर हो सकती है, तो इकोनॉमी विल ऑपरेट एट ए पॉइंट नियर टू वाई एक्सिस. हाँ है ना, कभी भी पीपी कर्व पर कोई भी इकोनॉमी प्रोडक्शन नहीं कर पाती. ये बात मैं आपको पहले पीपी कर्व की वीडियो में बता चुका हूं. तो इकोनॉमी विल ऑपरेट एट ए पॉइंट नियर टू वाई एक्सिस इन केस ऑफ वॉर इश्यूज. बट अगर नॉन वॉर इश्यूज हैं तो वॉर इक्विपमेंट्स पे हमारा इतना फोकस नहीं होगा, सिविलियन गुड्स पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा. तो इकोनॉमी विल ऑपरेट एट ए पॉइंट नियर टू एक्स एक्सिस जहाँ पर सिविलियन गुड्स की प्रोडक्शन इतनी होगी और वॉर की सिर्फ इतनी सी होगी. आप ये देखो, अगर ये पॉइंट मैं लेता हूँ तो हम वॉर की प्रोडक्शन सिर्फ इतनी कर रहे हैं और सिविलियन की इतनी कर रहे हैं. हाँ या ना, तो ये कब होगी सिचुएशन, जब हमारे पास नॉन वॉर इश्यूज हैं. बुक अगर आपके पास है मेरी वाली तो उसमें ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है. वॉर इश्यूज हैं अगर, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आप वॉर की प्रोडक्शन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रही है हमारी. ठीक है, और सिविलियन गुड्स की कितनी सी हो रही है. तो इन दिस सेंस पीपी कर्व गाइड्स अस दैट फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस. आइए
टेक्स्ट देखते हैं. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिप्रेजेंटेड बाय मूवमेंट अलोंग द पीपी कर्व. इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. द इकोनॉमी कैन सिलेक्ट any of the combination according to its requirement. For example, ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है. If a PP curve is showing the civilian goods on x-axis, आप देख सकते हैं अपने डायग्राम में, and defense equipment on y-axis, that is the war goods, the economy is facing any war issues, it will produce at any point near to y axis. ठीक है, तो this was the problem of what to produce. Before going further, I want to inform you, if you want to motivate me for more videos on this channel, then don't forget to subscribe it. Okay, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. How to produce. How to produce की प्रॉब्लम क्या होती है? How to produce क्या होता है बेटा? कौन सी टेक्निक हम प्रोडक्शन के अंदर यूज करें? टेक्निक कितनी तरह की होती है? दो. बहुत ही बढ़िया. कैपिटल एंड लेबर. वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आप लोग. कैपिटल इंटेंसिव बताओ क्या होती है? सर मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है लेबर के मुकाबले. एंड लेबर इंटेंसिव, लेबर्स का ज़्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू मशीनरी. नाउ पीपी कर्व सर इसमें हमारी किस तरीके से हेल्प करने जा रहा है उसके ऊपर बात करते हैं. आइए देखिए, ये लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ध्यान से देखिएगा. y x गुड x गुड y, दो गुड ले लिए मैंने, एंड ये हमने बनाया पीपी कर्व. ये किस एजम्पशन पे बनाया? पीपी कर्व की रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज हुए हैं, टेक्नोलॉजी ऑप्टिमम यूटिलाइज हुई है. ठीक है, अब अगर हम कहीं यहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप समझना जरा, यहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो व्हाट डज इंडिकेट कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज तो हमारे पास हैं बट हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ऑब्सोलीट है. जितनी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं उतनी प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं. यहां प्रोडक्शन कर रहे हैं कहीं पीपी कर्व के जितना पास जा रहे हैं. ध्यान से समझो, तीन सिचुएशन ले ली मैंने. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. पॉइंट सी क्या दिखा रहा है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. बी क्या दिखा रहा है? मॉडरेट, ना कम ना ज्यादा. ए क्या दिखा रहा है? ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है आपकी. तो दिस विल मोटिवेट द इकोनॉमी टू गो फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और टू एनहांस द टेक्नोलॉजी और टू use the technology in a more productive manner so that the production can be increased. So you can see the central problem of how to produce is the problem of selecting technique between labor and capital intensive. For example, if the technology used in production is obsolete, the economy will operate inside the PP curve. The more it is near to origin, the more problematic is the situation. This will inspire the economy to produce at some point near the PP curve. अगर आप यहाँ पर हैं तो दिस विल इंस्पायर कि आप थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ें, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करें. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस. फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या है? किसके लिए प्रोडक्शन करें? दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ हाउ द इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इनकम अर्नर्स. चलिए, लेकिन हम अपनी मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं. ध्यान से देखिए, अब इसको भी मैं पीपी कर्व से आपको समझाता हूं. y x good x good y. Let us take this is a PP curve. Good x is a luxurious goods. LG नहीं है, बेशर्म हो गए, LG के प्रोडक्ट समझो लग्जरियस गुड्स हैं, और ये हैं आपके नेसेसरी गुड्स. ठीक है, अब अगर हम कहीं यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी के अंदर रिच लोगों की प्रेफरेंस ज़्यादा है, पुअर लोगों की प्रेफरेंस को कम ध्यान में रखा जा रहा है. इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए ये फिजिबल नहीं है. हमें कहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहिए इंडिया जैसी इकोनॉमी में? यहाँ पर जहाँ पर नेसेसिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो और लग्जरियस का कम हो. तो बेसिकली पीपी कर्व हमें ये बताता है कि किस तरह के लोगों की प्रेफरेंसेस का ध्यान रखा जा रहा है. अगर हम यहां प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब प्रेफरेंसेस ऑफ रिच पीपल आर कंसिडर्ड. यस और नो? जबकि यहां कर रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है? प्रेफरेंसेस ऑफ
पुअर पीपल आर कंसिडर्ड। तो आपकी इकोनॉमी के हिसाब से जो हालात सिचुएशन है, सुटेबल चेंजेस कैन बी मेड। देखिए जरा, if the combination of goods being produced shows increase in output of luxurious goods then necessary goods, it indicates that preferences of rich people are being preferred as compared to needs of poor people. It means inequalities of income among the people of economy has increased. Thus the necessary changes can be made by deciding factor payment rates, क्योंकि factor payments main problem ये distribution of income की ही है। ये लाइन लास्ट वाली समझ में आ रही? Thus the necessary changes can be made by deciding the factor payment rates. सपोज आप लग्जीरियस का ज़्यादा कर रहे हो, नेसेसिटी पे फोकस कम कर रहे हो, तो हमने क्या किया, वीट का एमएसपी बढ़ा दिया, राइस का एमएसपी बढ़ा दिया, वहाँ पे वेज रेट बढ़ा दिए लेबर के, ताकि जब वहाँ फैक्टर पेमेंट्स बढ़ेंगी तो लोगों की प्रोडक्शन पे भी ध्यान वहाँ पर जाएगा, उनका लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ेगा, स्टेटस भी बढ़ेगा। सो अकॉर्डिंगली द चेंजेस कैन बी मेड। सो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ पीपी कर्व। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू थम्स अप, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग माई लाइन, if you want to motivate me for new videos on this channel, then don't forget to subscribe and inform your maximum friends. Thank you so much.